हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले वीजन की करंट अफेयर्स जो कि हमारे नवंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हम लोग ने कंप्लीट कर रखी है। आज हम लोग सोशल इश्यूज़ देखने वाले हैं और इसमें 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोग देख लिए होंगे फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में यहाँ पे हम लोग मल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, जो कि कुपोषण की स्थिति क्या है हमारे इंडिया में। एसडीजी इन्वेस्टर्स मैप के बारे में देखेंगे एंड देन यहाँ पे एक अच्छी टॉपिक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंटीग्रेट किया जाएगा ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ। तो देखते हैं कि ये है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी टॉपिक कंप्लीट हो गई है, बस यहाँ पे कल्चर और आपकी स्कीम्स की एक ही एक वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। आज कोशिश करती हूँ कि ये तीनों टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करा दूँ। इसी के साथ हमारी मैगजीन भी कंप्लीट हो जाएगी। परसों तक आप लोग को परसों तो बहुत ज़्यादा हो गई, कल ही मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दूँगी। एक कल्चर की और एक आपको स्कीम्स की लेसन आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो GS2 पेपर से ही है, लेकिन अब यहाँ पे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तक आपने इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल इश्यूज़, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। अब आप लोग GS2 में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फर्स्ट है कि क्या ज़रूरत है हमारे कंट्री में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का, और किस तरीके से हम लोग इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अभी क्या ज़रूरत है कि स्ट्रेंथन करने के लिए, जिससे कि जितने भी शेड्यूल कास्ट हमारे कंट्री में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको टैकल कर सके। तो आपको डिस्कस करना है कि किस तरीके से हम लोग और मजबूत कर सकते हैं इस कमीशन को, इसके बारे में आपको बतानी है। 10 मार्क्स की क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये एक इफेक्टिव मैकेनिज्म को इंश्योर करता है जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है हमारे कंट्री में। तो क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स में क्या प्रोविजन है जिसके थ्रू जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसके लिए एक अच्छा मैकेनिज्म यहाँ पे निकल कर आएगा, इसको डिस्कस करना है। थर्ड है कि आपको कुछ चैलेंजेस यहाँ पर डिस्कस करनी है ग्राम न्यायालय के द्वारा उनके फंक्शनिंग करने में, यानी कि काम करने में उनको क्या चैलेंजेस फेस किया जा रहा है, वो क्या फेस कर रहे हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। फोर्थ है कि आपको यहाँ पे कुछ रैशनल चीज़ें को एक्सप्लेन करना है, यानी कि ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म को सेटअप करने की बात की जाती है जिसके थ्रू हम लोग गवर्नेंस में डिसीजन मेकिंग एक अच्छे तरीके से कर सकें। तो क्या ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म होनी चाहिए, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ये 4 क्वेश्चन है, लिखने का कोशिश कीजिएगा। लिख चुके हैं आप लोग, लिख कर भेजिए जहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन हैं इस ग्रुप में। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो बस एक मेल कर दीजिए, आपको डिटेल पता चल जाएगा। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछी थी मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। सबसे पहले आपको बताना है कि क्रू 1 मिशन क्या है। सेकंड है कि शुक्रयान क्या है और क्या मेंबर है इंडिया इसका, यानी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो ये करेक्ट है कि इंडिया हाँ इसका मेंबर है। और फोर्थ है कि ये किसके द्वारा यहाँ पे फाउंड किया गया था, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स 1926 में, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज इन 1933 में, और रमन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जो कि बैंगलोर में है 1948 में। तो ये किसके द्वारा यहाँ पे आप इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये तो रमन से ही आप समझ सकते हो कि CV रमन के द्वारा ये तीनों इंस्टीट्यूट को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। अब आइए क्रू 1 मिशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये नासा का मिशन है। नासा का मिशन है यानी USA का, और ये फर्स्ट कमर्शियल ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट सिस्टम है और इसमें 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है, शुक्रयान अगर देखें तो ये हमारा मिशन है, यानी कि शुक्रयान शुक्र ग्रह पे ऊपर है जो कि यहाँ पे वेनस को कहते हैं, जिससे कि इस प्लैनेट को अच्छी तरीके से स्टडी किया जाएगा। और 4 साल तक ऐसा लगता है कि 2024 या 2026 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल पे। न्यूज़ ये हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा अभी 3rd प्रोग्रेस रिपोर्ट जो पोषण अभियान के ऊपर जो है उसको रिलीज़ किया गया, और ये कब से कब तक का है, तो अक्टूबर 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक का है। इस रिपोर्ट में क्या पाया गया, इस रिपोर्ट में ये देखा गया कि काफ़ी चैलेंजेस है इसको इम्प्लीमेंट करने में, यानी कि पोषण अभियान की जो वेरियस लेवल है उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी चैलेंजेस हो रही है। नीति आयोग के द्वारा इवन यहाँ पे वार्न भी किया गया है कि जो पोषण अभियान है उसको यहाँ पे जो टारगेट है ना उसको अचीव करना ही होगा, और यहाँ पे टारगेट को अचीव करने के लिए सेंटर के द्वारा यहाँ पे बनाना होगा कुछ रूल्स रेगुलेशन, जिससे कि हम अपने कंट्री में स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया को 2022 तक ख़त्म कर सके। ठीक है, रिड्यूस कर सके, कम कर सके, एटलीस्ट कम ही कर दे तो यही बहुत बड़ी बात है। ख़त्म तो ना जाने किस युग में हम लोग कर पाएंगे, बट हाँ सेंटर के द्वारा इसको ये इस तरीके से लेकर चलना है जिससे कि पोषण अभियान का जो टारगेट है, और टारगेट क्या है पोषण अभियान का ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 2022 तक स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया को कम करना है। 3% एनीमिया है, बाकी 2% वेस्टिंग है, 2% स्टंटिंग है। स्टंटिंग कहने का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट हाइट रह गई एज के अकॉर्डिंग। वेस्टिंग कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे लो वेट हो गया, रह गया है आपका हाइट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग। ठीक है,
हाइट के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो, सॉरी वो लो वेट रह गया हाइट के अकॉर्डिंग, और स्टंटिंग क्या है, शॉर्ट हाइट है एज के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने कंट्री से रिड्यूस करनी है। अब रिपोर्ट में क्या सजेस्ट किया जा रहा है कि काफ़ी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है कि हम लोग यहाँ पे जो फीडिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, उसको यहाँ पे इम्प्रूव करें, जिससे कि हमारा स्टंटिंग यहाँ पे कम हो पाएगा, इसको हम लोग टैकल कर पाएंगे। यानी कि शॉर्ट हाइट रह जा रही है बच्चों की, तो बच्चों को उस तरीके से खाना खिलाना चाहिए, उस तरीके का उनको जो है न्यूट्रिशन देना चाहिए जिससे कि उनकी हाइट बढ़े, ग्रोथ बढ़े। ठीक है, ग्रोथ तभी बढ़ेगा किसी बच्चे का जब उनको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन मिल रहा है, सही सोर्सेज ऑफ वाइटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सारी चीज़ें अगर किसी बच्चों के अंदर सही मात्रा में जा रही है तो उनकी हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सेकंड है कि हमें यहाँ पे क्वालिटी लेकर आना है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो फूड यहाँ पे दिया जाता है उसकी क्वालिटी बढ़ानी है, और साथ ही साथ मल्टी प्रोन्ड अप्रोच लेकर चलना है। अगर हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के बारे में बात करें, यानी कि बच्चों में आप देखोगे कि काफ़ी डिफिशियंसी देखने को मिलता है न्यूट्रिएंट का, या तो आप लोग बच्चों में देखोगे कि वाइटामिन की कमी है, या तो मिनरल्स की कमी होती है, सब कुछ बच्चों में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है। तो ये सारी कमी को यहाँ पे कम करना है। कुछ कंपेन्स भी चलाया जा रहा है जैसे कि अनीमिया मुक्त भारत। तो अनीमिया मुक्त भारत जो है उसमें कुछ इश्यूज़ है जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, तो उसको यहाँ पे विजिबल होना चाहिए, देखना है। साथ ही साथ अर्बन फूड सिस्टम और अर्बन हेल्थ सर्विस डिलीवरी, इसको यहाँ पे जो है कुछ न्यू चैलेंजेस इसमें देखने को मिल रहा है, उसको भी टैकल करना है। तो ये सारे रिपोर्ट में कुछ सजेस्ट किए गए हैं, उसको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पे जो है ना हमारा इंडिया का माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम जो है बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो गया है, और कैसे है ये। तो पहले अगर हम लोग यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से देखें, तो इनके द्वारा ये बताया गया है कि मोर देन थर्ड ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि अंडर 5, यानी कि 5 सालों के अंदर जो है थर्ड ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो यहाँ पे स्टंटिंग और वेस्टिंग से वो गुजर रहे हैं। यानी कि अगर आप देखो कि 5 बच्चे में से 3 बच्चे जो है वो शॉर्ट हाइट के रह रहे हैं या फिर लो वेट के रह रहे हैं। 40% बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 और 4 जो है वो यहाँ पे एनेमिक है, खून की कमी, एनेमिक कहने का मतलब खून की कमी, और मेजोरिटी आप देखोगे कि ये बच्चियों में ज़्यादा होती है। 50% से ज़्यादा जो प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट वीमेन है ना, उनको यहाँ पे एनेमिक देखा गया है। यानी कि यहाँ पे प्रेग्नेंट वीमेन की बात की जा रही है, और नॉन प्रेग्नेंट जो कि यहाँ पे बच्चियाँ होती है वो यहाँ पे एनेमिक का शिकार है, यानी कि खून की कमी उनमें देखने को मिलता है। तो ये तो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग। वहीं अगर हम लोग ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये देखा जाता है कि इंडिया की जो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे ग्लोबल जो न्यूट्रिशन टारगेट का जो यहाँ पे ग्लोबल न्यूट्रिशन का जो टारगेट है जिसको हमें 2025 तक अचीव करना है, इंडिया इसको मिस कर रहा है। इंडिया यहाँ पे टारगेट को मिस कर देगा, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर है जहाँ पे आपका डेटा अवेलेबल है। कहने का मतलब है कि हमारा स्टंटिंग, एनीमिया, चाइल्डहुड वेट और यहाँ पे एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको लेकर यहाँ पे बात किया जाता है। साथ ही साथ इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा है। स्टंटिंग अगर हम लोग देखें तो 10.1% ये हायर है ग्रामीण क्षेत्र में, अगर हम लोग इसको अर्बन एरिया के कंपैरिजन में देखें तो। यानी कि ग्रामीण इलाका में बच्चे बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हाइट के रह रहे हैं, लेकिन अर्बन एरिया में ये प्रॉब्लम कम देखने को मिल रहा है। वहीं अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें जो 2020 का है, हमारा यहाँ पर रैंक 94 है, और हम लोग अपने अगल बगल जो हमारे से भी थोड़े कम लो आप कह सकते हो, जिनकी यहाँ पे इकॉनमी लो डेवलपमेंट है, तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान है, जिससे भी ज़्यादा हमारे यहाँ पे भुखमरी देखने को मिल रहा है। माल न्यूट्रिशन का इफेक्ट आप देखोगे तो ये जो है डे बाय डे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही से 60% जो यहाँ पे जीडीपी है उसमें इम्पैक्ट होता है। यानी कि हमारे यहाँ जो कुपोषण है, बच्चे जो कुपोषित हो रहे हैं, उससे हमारे कंट्री में जो है ना काफ़ी जो जीडीपी है उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ये ऐसे हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रूफ है कि हाँ हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन है। कहने का मतलब है कि माल न्यूट्रिशन कैसे आप जज कर पाओगे कि ये कुपोषित है। कोई बच्चा अपने हाइट के अकॉर्डिंग, अगर एज के अकॉर्डिंग अगर छोटा रह गया, अगर आप 10 साल का बच्चा कहते हो तो 10 साल का बच्चा जैसे ही आप बोलोगे आपके माइंड में एक स्टैंडर्ड हाइट बन जाता है कि हाँ 10 साल का लड़का या लड़की इतना लंबा होगा। जब आप देखते हो किसी से मिलते हो, अपने भाई बहन जो रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सालों के बाद आप मिलते हो तो 15-16 साल का होता है, तो आप हाइट या उसकी वेट देखकर आप समझ जाते हो कि हाँ ये इस एज के अकॉर्डिंग है। समटाइम्स हम लोग कहते हैं कि यार ये कितना लंबा हो गया, 15 साल का है लेकिन 20 साल का लग रहा है, तो वो लंबाई के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। समटाइम्स ऐसा लगता है कि अच्छा ये 15 साल का है, ये तो 10 साल का लग रहा है, यानी कि छोटा ही रह गया हाइट में, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा वेट हो गया, यानी थोड़ा मोटू छोटू हो गया, तो वो ऐसे भी एजड दिखने लगता है। और एकदम पतला दुबला है तो उसका एज ही नहीं पता चलता है। तो ये हमारे कंट्री में
कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये हमारा लोकल इंडिकेटर है जिससे कि हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ ये माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जा क्यों नहीं रही है। आपको पता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जब से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हो या फिर जब से आप स्कूलिंग कर रहे हो ना, तब से ये सारी चीज़ें आप अपनी नोटबुक में भी पढ़ते हो। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या ऐसा बैरियर है जिसके कारण ये माल न्यूट्रिशन हमारे इंडिया से जा नहीं रहा है। सबसे पहली चीज़ है पैराडॉक्स, यानी कि प्रोडक्शन और एसेसिबिलिटी में रिलेटेड। इंडिया में आप देखोगे तो फूड ग्रेन अगर हम लोग देखें तो इसकी पैदावार 33% तक जो है ना बढ़ चुकी है लास्ट 20 ईयर्स में। लेकिन कंज्यूमर की जो एक्सेस है राइस, व्हीट और दूसरे सीरियल्स का, वो यहाँ पे सेम रेट से नहीं बढ़ा है। यानी कि प्रोडक्शन हमारे क्रॉप का बढ़ गया है, लेकिन उसी हिसाब से लोगों तक जो इसका एक्सेस होना चाहिए वो उस सेम रेट में नहीं। चीज़ें महंगी होती जा रही है, जिसके कारण लोगों के थाल से सामान कम होते जा रहा है। ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। कंजर्वेटिव टारगेट है, यानी कि इंडिया का टारगेट आप देखोगे तो काफ़ी कंजर्वेटिव है। अगर इसको ग्लोबल टारगेट के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया में आप देखो कि काफ़ी कम होती है पॉलिसी, जिसके कारण जो है जो भी यहाँ पे हॉलिस्टिक और मिशन मोड जो यहाँ पे इश्यूज़ होना चाहिए और जो भी मिशन मोड यहाँ पे टारगेट होना चाहिए उसकी कमी देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो डाइवर्सिटी भी कंजप्शन में बहुत ज़्यादा है। एनर्जी और न्यूट्रिशनल इंटेक्स अगर सीरियल से हम लोग देखें तो रूरल और यहाँ पे अर्बन एरिया दोनों में कमी देखने को मिलता है। यहाँ पे जो कंजप्शन इंक्रीज़ हुआ है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट है, ऑयल है, फैट है, और अनहेल्दी फूड जैसे फास्ट फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, सुगरी बिवरेजेस हो गया। तो ये सारी चीज़ जैसे ब्राउनी वगैरह आप खाते हो तो ये किस में आ गया, ये सुगरी में हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फास्ट फूड, चिकन चिल्ली, चाउमीन, ये सब खाते हो। प्रोसेस्ड फूड खाते हो, यानी कि पैकेट में डाला हुआ फूड खाते हो। कुरकुरे, मन ललचाए रहा ना जाए, टकाटक ना जाने क्या क्या खाते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है ना कि आपके बॉडी में वो सारी न्यूट्रिशंस नहीं प्रोवाइड करती है, बस आपका पेट भर देती है, आपका मन भर देती है, लेकिन आपके बॉडी को जो चाहिए ना वो नहीं भरती है। तो ये सारी चीज़ों की हमारी यहाँ पे जो है आज के डेट में आप देखते हो कि ये लत बढ़ गई है, लेकिन जो एक्चुअली खाना चाहिए ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, साग सब्जी, ये सब खाना कम कर दिया है। तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण कुपोषित बच्चे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ टारगेटेड अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम देखें, पीडीएस और जो न्यूट्रिशनल इंटेक है ना उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यानी कि पीडीएस के अंदर क्या होता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसके थ्रू गरीब लोगों को सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि जो एक्चुअली नीडी पीपल है वो इस फील्ड से बाहर है, इस स्कीम से बाहर है, उनको इस फील्ड में उस स्कीम में इंक्लूड ही नहीं किया जिससे कि वो यहाँ पे सब्सिडाइज फूड ग्रेन वो अवेलेबल करा सके। इनका फंक्शनल थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन है फंड का। अगर पोषण अभियान के तहत देखें तो जो भी यहाँ पे फंड दिया गया है उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। साथ ही अगर देखें तो स्लो रेट ऑफ एक्टिविटीज़ है, यानी कि स्टेट्स और यूटीज़ के द्वारा जो है अच्छा खासा एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिल रहा है जिससे कि यहाँ पे पोषण अभियान की जो टारगेट है वो पूरा हो सके। तो ये सारी कुछ ऐसे बैरियर्स है जो आप हर एक स्कीम में देखते हो। ऐसा नहीं है कि पोषण अभियान में ही है, हर एक स्कीम में आप देखोगे कि ये चीज़ तो देखा ही जाता है कि जो स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए जो लोग हैं, जो एक्चुअली बेनिफिशरीज है ना, वो इस फील्ड से मेजोरिटी बाहर ही है। सब कोई बाहर है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मेजोरिटी बाहर है। बाकी कौन लोग ले रहे, आप लोग देखोगे कि अच्छे अच्छे घर के मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मंत्री के घर के भी आप देखोगे ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो राशन कार्ड बनाए रहते हैं, वो इस यहाँ से पीडीएस के थ्रू जो है ना वो राशन लेकर ले जाते हैं। अच्छे अच्छे घर के लोग भी जो है यहाँ पे सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन्स लेते हैं, यानी कि 1 किलो चावल, 2 किलो रुपये का चावल, दाल, ये सब तरीके से लेते हैं और वो मार्केट में जाके महंगा में बेच देते हैं। तो इस तरीके का करप्शन आपको पीडीएस में देखने को मिलेगा। ये मैं सच्चाई में बता रही हूँ कि ऐसा चलता है। अच्छे अच्छे घराने के लोग भी जो है ना ये राशन कार्ड लेकर चलते हैं। अब आप लोग समझिए कि क्या क्या कहाँ कहाँ हमारा भारत जा रहा है। जो लोग की ज़रूरत है, हमारे यहाँ भूखमरी कितना ज़्यादा है। आप लोग देख रहे हो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग कहाँ पे पहुँच गए। तो भाई हमारे यहाँ जितने लोग कोरोना से नहीं मरे हैं ना, उससे ज़्यादा लोग जो है ना भूखमरी से मर जाते हैं। वो बात और है कि न्यूज़ मीडिया उसको कवर नहीं करती है। वो बात और है कि आप लोग जो है ना जब ये इंडेक्स निकल कर आता है तभी हम लोग जो है अपने अपने कंट्री की जो स्थिति है गरीबी की उसको समझ पाते हैं, उसके आगे पीछे हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। जब ये इंडेक्स निकल कर आया था तब मुझे याद है हर टीवी मीडिया चैनल जो है इसी चीज़ को कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो है इतनी भूखमरी है कि पाकिस्तान के यहाँ भी खाना बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ खाना कम है, हमारे यहाँ लोग इतने भूखमरी ये इतना ज़्यादा है, ऐसे करके बात कर रहे थे। चलो ठीक है, जब यहाँ पे आपका निकल के आता है तभी समझ में आता है। उसके अलावा आप लोग देखोगे हर टाइम
तो एक बार, क्योंकि आप लोग भी कल को एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, यही सारी काम आपको करनी है, पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है, तो आप लोग सही से काम कीजिएगा। मैं बस वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सारे जो भी एक नीडी पीपल के लिए जो स्कीम लाया जाता है, लोगों के वेलफेयर के लिए लाया जाता है ना, कम से कम उस तक उन लोगों तक पहुँचाइए जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक तो ये सारी स्कीम्स को पहुँचाना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ आपको पीडीएस का ही नहीं देखने को मिलेगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किस तरीके का स्कीम नहीं मिल पाता है, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि अगर आप कभी देखोगे कि फ़ंड की क्रंचेस हो गई, स्कीम में जो है जितना खर्चा लगेगा भैया उस हिसाब का फ़ंड तो दीजिए, फ़ंड नहीं देंगे। कभी कभी जो है यहाँ पे फ़ंड पड़ा हुआ है तो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। समटाइम्स आप देखोगे एक्टिविटीज़ तो सही तरीके से होता नहीं है, पेन पेपर पे ही स्कीम रह जाता है। रियल जो ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके से स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो आपको होते हुए नहीं दिखेगा। तो ये आप कह सकते हो ना कि ये लगभग आपको हर एक स्कीम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्लोबल टारगेट जो 2015 का है, जिसके थ्रू हम लोग को मैटरनल, इन्फेंट और यंग चाइल्ड न्यूट्रिशंस को इम्प्रूव करना था, तो 40% रिडक्शंस देखने को मिला है। अगर यहाँ पे ग्लोबल टारगेट का देखें, यानी कि 40% तक कम देखने को मिला है नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि यहाँ पे स्टंटेड है। 30% रिडक्शन देखने को मिला है लो बर्थ वेट का। 50% रिडक्शन देखने को मिला है जो विमेन में एनीमिया है, खून की कमी है। नो इंक्रीज़ इन चाइल्डहुड ओवरवेट, यानी कि बच्चों में जो चाइल्डहुड बचपन में ही आप देखते हो कि मोटू छोटू बच्चा होता है, तो उसकी यहाँ पे जो है इंक्रीज़ नहीं हो रही है, ऐसे जो है मोटू छोटू बच्चे नहीं आ रहे हैं। साथ ही इंक्रीज़ हो रहा है रेट ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन द फर्स्ट 6 मंथ अप टू एटलीस्ट 50%। तो ये सब कुछ यहाँ पे टारगेट है। साथ ही यहाँ पे जो चाइल्डहुड वेस्टिंग, यानी कि यहाँ पे जो लो वेट रह जाता है उसको यहाँ पे कम करना है, तो लेस देन 5% होना चाहिए। तो दीज आर द टारगेट, ठीक है, कि 40% कम करना है, 30% बर्थ वेट कम करना है, कोई भी बच्चे मोटे नहीं होना चाहिए, महिलाओं में 50% तक रिडक्शन करना है। अब ये देखते हैं कि पोषण अभियान के द्वारा क्या टारगेट है। तो पोषण अभियान के द्वारा आप देखोगे तो स्टंटिंग को बच्चों में जो 0 से 6 साल के होते हैं उसको प्रिवेंट करना है या कम करना है। तो टारगेट यहाँ पे आप देखो कि 6% से हम लोग पीछे चल रहे हैं। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग स्टंटिंग मतलब क्या हो गया, शॉर्ट हाइट, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग। अंडर वेट को कम करना है, यानी कि जो बच्चे एकदम से पतले दुबले होते हैं उनको कम करना है, तो टारगेट हमारा 6% से पीछे हम लोग चल रहे हैं। अगर हम लोग को यहाँ पे एनीमिया कम करना है, यानी कि 6 से लेकर 59 मंथ्स के बीच में जो बच्चियाँ होते हैं या बच्चों में भी होता है, तो ये हम लोग का ना 3% पर एनम है, बट हम लोग यहाँ पे 9% से भी पीछे चल रहे हैं। साथ ही हम लोग को यहाँ पे एनीमिया कम करना है और लड़कियों में जो कि 15 से 49 ईयर्स के बीच में है, तो ये हमें 3% पर एनम करना है, एक साल में 3% करना है, लेकिन हमारे टारगेट से हम लोग पीछे चल रहे हैं 9%। वहीं अगर हम लोग देखें लो बर्थ वेट, अगर हम लोग देखें तो इसको कम करना है, तो ये 2% पर एनम करना है, बट अभी हम लोग जो है 6% से पीछे चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग देखो कि हमारा पोषण अभियान के अंदर टारगेट क्या है कि स्टंटिंग कम करनी है, रिड्यूस करनी है स्टंटिंग, और 2% पर एनम करनी है। साथ ही आप लोग देखो कि वेस्टिंग कम करनी है 2% पर एनम, एनीमिया कम करनी है 3% पर एनम। तो एनीमिया दोनों में करना है, जो नवजात शिशु है उसमें भी और महिलाओं में स्पेसिफिकली यहाँ पे फोकस दिया जा रहा है। और साथ ही अंडर वेट भी कम करना है जो कि आपका 2% पर एनम है। तो ये सारे यहाँ पे टारगेट है जो कि हमारा पोषण अभियान का है। अब देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे इंडिया से जो माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, वो यहाँ पे ख़त्म ही हो जाए। तो सबसे पहले हमें जो है ना पोषण अभियान को और ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस करना है, यानी कि हमें जो पोषण प्लस स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे फीडिंग को भी कम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। साथ ही हमारे जो गर्ल्स और जो विमेन है ना उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हम लोग को जो बच्चियों की जो अर्ली एज में शादी हो जाती है वो कम करने की ज़रूरत है। अर्ली प्रेगनेंसी आपको देखने को मिलती है, अगर जल्दी शादी होगी तो ऑब्वियस है कि वो जल्दी प्रेग्नेंट होगी, तो ये कम करने की ज़रूरत है। अगर जल्दी देखिए प्रेग्नेंट होने का भी एक टाइम होता है, तो आइडियल टाइम आपको देखने को मिलेगा जो कि 24 ईयर से 29 ईयर्स तक कहा जाता है कि एक आइडियल टाइम होता है जिसमें कि एक लड़कियों का शरीर जो है पूरी तरीके से रेडी होता है प्रेग्नेंट होने के लिए, सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है, सारी चीज़ें जो है न्यूट्रिशन लेवल एकदम से सही हो जाता है। लेकिन बच्चे आप देखोगे 20 साल के अंदर जो प्रेग्नेंट होते हैं वो खुद तो एकदम पतली दुबली होती है, उनके बॉडी में खुद ही न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो जब बच्चा पैदा करती है वो भी पतला दुबला एकदम लिकड़ू सा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्ली एज में इसलिए शादी मना किया जाता है, शादी अच्छे सही एज में हो, आफ्टर 23 के बाद हो तो बेटर होता है कि उसके बाद आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको आप भी हेल्दी, चच्चा बच्चा दोनों हेल्दी वेल्दी होता है, तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आप देखो कि रीजनल फूड आइटम्स जो है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, कल्चरल प्रेफरेंस देने की ज़रूरत है। यानी कि आप लोग देखो कि हर एक जगह जब आप कोई भी स्टेट में जाते हो तो वहाँ का एक अपना स्पेसिफिक फूड आइटम होता है। जैसे आप लोग जो है साउथ में चले जाओ तो वहाँ पे आपको इडली डोसा ये सब देखने को मिलता है। आप लोग जो है वेस्ट साइड में चले जाओ तो वहाँ का अलग ही होता है, खाकड़ा फेफड़ा गुजरात का। आप लोग इधर आ जाओ, नॉर्थ साइड आ जाओ, ईस्ट साइड आ जाओ, बिहार में आ जाओ तो लिट्टी चोखा आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट साइड चले जाओ तो वहाँ कुछ और उनका अपना डिश है।
जम्मू कश्मीर साइड चले जाइए तो वहाँ पे कुछ और उनका अपना डिश है। तो डिश आपको हर जगह देखने को मिलेगा, तो इसलिए बेटर है कि कल्चरल प्रेफरेंस होना चाहिए। हर जगह जो एक डिश होता है ना, उसमें आपको न्यूट्रिशन पूरे देखने को मिलता है। साथ ही साथ पोषण अभियान का रिच को भी बढ़ाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ बस सेंट्रल एरिया में ले लिए, दिल्ली में ले लिए और अगल बगल मुंबई और ये सारे सिटीज़ में ही खाली पोषण अभियान के टारगेट को पूरा करना है, नहीं। पूरा ऑल ओवर द इंडिया में, साथ ही साथ कहाँ कहाँ लोगों तक नहीं पहुँचा है तो वहाँ वहाँ जाकर लोगों को इसको इसके तहत लाना है। उनको यहाँ पे जो है जो विमेन है, जो प्रेग्नेंट विमेन है, लैक्टेटिंग विमेन है, उन सबको जो है इसका लाभ होना चाहिए। साथ ही इंस्टीट्यूलाइज करने की ज़रूरत है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमारे पास आंगनवाड़ी है, हमारे पास जो है यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, ग्रोथ मॉनिटर कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं कि प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे करना है, इफेक्टिव सर्विस यहाँ पे, प्रोविजन ऑफ सर्विस यहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ा सकते हैं। सारे प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट के हैं ना, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं न्यूट्रिशंस का, तो इन सबको जो है ना पोषण अभियान के तहत लाना चाहिए। साथ ही हमें कम्युनिटी अप्रोच को भी नर्चर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होने वाला, सबका साथ सबका विकास करके ही होगा। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि न्यूट्रिशंस जो है ना वो goes beyond just food with economic health, water sanitation, gender perspective and social norms, जो कि एक बेटर न्यूट्रिशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि मल्टी प्रोन्ड अप्रोच लेकर चलना है, यानी कि सिर्फ ऐसे खाना खाना पे ही ध्यान नहीं देना है। जैसे अभी आप लोग जब तैयारी करते हो, घर पे बैठे रहते हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग पढ़ते ही पढ़ते रहिए, सिर्फ बुकिश आप लोग बुक वॉर्म बन के रहिएगा तो ये गारंटी है कि आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने वाला है। आप लोग को बुक वॉर्म ही बन के नहीं रहना है, आप लोग को थिंकिंग लेवल भी अपनी बढ़ानी है, कुछ सोचना है, डेली बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, जिससे कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हो वो याद रख सके लंबे समय तक। आपको एक स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए, सही तरीके से आप सो, सही तरीके से आप खाना खाओ, खाना भी खाओ तो हेल्दी खाना खाओ, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो ऐसा होता है कि जब तैयारी में करने में जुट जाते बच्चे तो 4-5 साल लग जाता है, और इस समय इतना स्ट्रेस, इतना फ्रस्ट्रेशन घर में रह के लगता है कि यार हम ही लोग पढ़ रहे हैं, सारे लोग तो दोस्त रिलेटिव सब तो मज़े ले रहे हैं, सब अपना लाइफ जी रहे हैं, हम ही लोग यहाँ पे घर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके का आप लोग को टेंशन फ्रस्ट्रेशन होता ही है, और उसके कारण आप लोग देखोगे कि या तो बाल झड़ना शुरू हो जाता है, या फिर आपके हेल्थ गिरने शुरू हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, पिंपल्स, रिंकल्स, ना जाने क्या क्या आ जाते हैं, है कि नहीं। फिर आपको पढ़ाई छोड़ के इन सारी चीज़ों की चिंता हो जाती है। रात रात भर जग के जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी डार्क सर्किल आ जाती है, वो एक अलग लेवल का टेंशन उनके लिए क्रिएट कर देता है। तो ऐसा नहीं करना है कहने का मतलब ये है कि आप लोग को एक मल्टी प्रोन्ड अप्रोच लेकर चलना है। अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, जिससे कि ऐसा ना लगे कि 4-5 साल में जो है ना आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। नहीं, इन्जॉय कीजिए अपनी जर्नी को, जहाँ पे भी है, जैसे भी है, आप लोग जिस हिसाब से भी आप लोग तैयारी कर रहे हो उस जर्नी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि यही एक इन्वेस्टमेंट है। आप एक बस ये सोचिए ना कि अभी आप घर पे बैठ के जो स्टडी कर रहे हो और आपके दोस्त लोग जब घूम रहे हैं बाहर, तो आप एक अच्छे टाइम को जो है यूटिलाइज़ कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। एक दिन आप ही देखना, वो दोस्त लोग तो आज जहाँ घूम रहे हैं ना, वो कल भी वहीं घूमेंगे, 10 साल के बाद भी वहीं घूमेंगे। लेकिन आप 1-2 साल कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, घर पे बैठिए, उसके बाद आप देखिएगा कि आपका दोस्त तो वहीं रह गया, लेकिन आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आप सोच भी नहीं सकते। तो थोड़े दिन की इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए, टाइम की, मनी की, गुड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। आइए यहाँ पे पोषण अभियान के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, इसको नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। पोषण का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम्स फॉर हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसको कहते हैं पोषण, जिसको कि 2018 में लॉन्च किया गया था। ये मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस है, यानी कि इसमें मिनिस्ट्रीज़ एक ही नहीं देखने को मिलेंगे, 2-3 मिनिस्ट्रीज़ है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। माल न्यूट्रिशन फ्री करना है इंडिया को, इनका टारगेट है 2022 तक। तो आपको लगता है अगले साल तक ऐसा हो सकता है? चलिए देख लेंगे, अभी तो हम लोग जा कहाँ रहे हैं, डिस्कस तो करना ही है हर एक साल, हर एक दिन। 50% जो कॉस्ट है वो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। देखिए, वर्ल्ड बैंक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। उनको अगर लगता है कि कोई भी कंट्री अपने यहाँ कुछ डेवलपमेंट करना चाहती है, लोगों के वेलफेयर के लिए अगर पैसा उनको चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक हमेशा रेडी रहते हैं। तो इस तरीके के आप लोग स्कीम देखोगे जिसमें कि आपको पता भी नहीं है कि वर्ल्ड बैंक साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हो प्रीलिम्स में, क्योंकि एक स्टेटमेंट बन जाता है कि 50% यहाँ पे यही स्टेटमेंट उठा के रख देंगे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एंगल बदल के आप वहाँ पे सोचोगे कि इंडिया में अगर हम लोग इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं माल न्यूट्रिशन, जो कि 2022 तक हमें कम करना है, हटाना है, इरेडिकेट भी करनी है, तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप भी समझ रहे हो अगले साल तक ऐसा होने वाला नहीं है। आप अपने घर से बाहर निकलो, 10 कदम आगे चलो, आपको दिख जाएगा कि हमारे कंट्री में कैसी कैसी स्थिति है, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग कुपोषण हैं, ठीक है।
कुपोषण सिर्फ ऐसा नहीं कि आप खाना खिला के ही दूर कर दोगे, नहीं, ऐसा तो नहीं है सिर्फ, है कि नहीं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को लेके चलने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। वो सारी प्रोवाइड करते करते अभी हमें 10 साल लग जाएगा। और इसमें आप सोचिए कि इंडिया तो इतना सक्षम नहीं है कि इतना पैसा दे सके, हम लोग इतना इन्वेस्ट कर सके इस तरीके के प्रोग्राम में। तो ऑब्वियस है कि वर्ल्ड बैंक हमेशा रेडी रहता है लोगों की मदद करने के लिए, और साथ ही साथ अगर कंट्री अपने यहाँ कुछ अच्छा इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उनको हेल्प करता है। तो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे इंक्लूजन होगा। पहली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही है। अब ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है क्या, इसको लॉन्च किया गया था 1975 में, जिसमें कि आप देखो कि न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, इंजेक्शन जो लगता है, प्री स्कूल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें एक बच्चों को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात की जाती है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट है, यानी कि पूरी तरीके से बच्चों का यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। इसमें सिर्फ बच्चों को खिलाया ही नहीं जाएगा, बच्चों को प्रॉपर यहाँ पे इम्यूनाइजेशन भी होगी। जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अभी आप देख रहे हो कोविड-19 वैक्सीन का चल रहा है। कहने का मतलब है कि अंडर 5 ईयर्स 10 ईयर्स में बच्चों को बहुत तरीके के इंजेक्शन लगते हैं। पोलियो वैक्सीन लगते हैं, साथ ही आपका हेपेटाइटिस वैक्सीन लगता है, अब तो यहाँ पे कोरोना वैक्सीन भी लगेगा। तो ये सारे इम्यूनाइजेशन प्रोसेस भी होंगे, साथ ही बच्चों को शिक्षा भी दी जाएगी, प्री स्कूल एजुकेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। कोर पिलर क्या है पोषण अभियान का, ये समझिए। सबसे पहले तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, उसके बाद कन्वर्जेंस है, यानी कि डिफरेंट मिनिस्टर यहाँ पे कन्वर्ज होकर एक साथ काम करेंगे। बिहेवियर चेंज करना है। बिहेवियर चेंज करना कैसे होगा, आप लोग जैसे बाहर जाते हो, बहुत भूख लग रही है, ठीक है, बहुत प्यास लग रही है, क्या करूँ, प्यास लगता है तो याद आता है चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। अगर प्यास लग रहा है तो आपको ये याद क्यों नहीं आता है चलो लस्सी पी लेते हैं, चलो कुछ ट्रॉपिकाना पी लेते हैं, ये याद क्यों नहीं आता है आप लोग को, याद क्या आता है चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। ये बिहेवियर आपको चेंज करना है। जब आप बाहर जाते हो तो आपको भूख लगती है तो आप सोचते हैं चलो मोमोज़ खा लेते हैं, चलो बर्गर खा लेते हैं, पिज़्ज़ा खा लेते हैं। इससे क्या होगा, आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि एक फ्रूट सैलड ले लें, फ्रूट ही ले ले कहीं बाहर से, एप्पल ले ले धो के खा ले वहीं पे, बनाना ले ले 4 को खा ले वहीं पे, ऐसा क्यों नहीं सोचते आप लोग, है कि नहीं। तो ये आप लोग को बिहेवियर चेंज करना है। साथ ही साथ ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी करानी है, नए नए तरीके से इनोवेशन भी करनी है, इंसेंटिव्स तो देना ज़रूरी ही है, और अगर किसी को परेशानी है तो ग्रीवेंस रेड्रेसल का भी प्रोविज़न होना चाहिए। ठीक है, मल न्यूट्रिशन वर्सेस हंगर का अगर हम लोग देखें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मल न्यूट्रिशन कहने का मतलब है कि डिफिशियंसी, किस चीज़ की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, और या तो एक्सेस, जैसे ओबेसिटी भी एक आप लोग देखते हो कि ओबेसिटी भी आ जाता है किसी चीज़ की एक्सेस, इम्बैलेंस होना, यानी कि जो हम लोग एनर्जी ले रहे हैं, जो हम लोग न्यूट्रिएंट ले रहे हैं वो सही तरीके से नहीं ले रहे, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, या तो कम ही ले रहे हैं, इसको कहते हैं मलन्यूट्रिशन। इसमें 3 ग्रुप्स ऑफ कंडीशन है। पहला क्या हो जाता है कि आप लोग देखो कि वेस्टिंग है, यानी कि लो वेट रह जाता है, हमारी वेट कम हो जाती है हाइट के हिसाब से। स्टंटिंग है, लो हाइट रहता है, शॉर्ट हाइट रहता है एज के हिसाब से। अंडर वेट है, यानी कि लो वेट रहता है एज के हिसाब से। तो ये 3 क्राइटेरिया है जिसको मलन्यूट्रिशन कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग देखो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स और मिनरल्स की कमी, और माइक्रोन्यूट्रिएंट या एक्सेस हो गया। ओवरवेट, ओबेसिटी और डाइटरी रिलेटेड जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे कि आप देखते हो कि हार्ट अटैक आ गया, हार्ट स्ट्रोक हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कुछ कैंसर हो गया, तो ये सब किस में आता है, ये नॉन कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है कि एक से दूसरे में फैलना। जैसे आप लोग को कफ एंड कोल्ड होता है, आप लोग किसी के सामने छींक दो कस के, बस तो 24 घंटे के बाद उसका भी खेल खत्म, देखिए कैसे वो भी छींकता है कि नहीं। तो अगर आप लोग को ठीक होना है तो दूसरे के पास जाके छींक दो। ऐसा ना करो, ये बस एक जोक था, ठीक है। तो ये कम्युनिकेबल हो गया, यानी कि आप आसानी से दे रहे हो, यूज़र फ्रेंडली। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल है, अब आपके बगल में जो आपका दोस्त है उसको हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसको देख के आपको आता है क्या, या फिर आप उसको टच कर दो बचाने के लिए जाओ तो आपको भी हार्ट अटैक आता है क्या, नहीं ना, सिर्फ उसी को आ रहा है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल हो गया, वो उससे आपको ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कंट्री में जो मल न्यूट्रिशन है इसका रीज़न क्या है। रीज़न तो आप लोग समझ रहे हो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है। जब तक गरीबी नहीं हटेगी भैया तब तक ये मल न्यूट्रिशन जाएगा नहीं, क्योंकि लोगों को खाने का सामान नहीं मिलेगा सही टाइम में, लोग जो है 3-4 टाइम खा नहीं पाएंगे। और खाना ही सिर्फ पेट भर के खाना नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं पेट भर के खाते हैं। बाहर रेस्टोरेंट जाते हैं ना, बिरयानी खा लेते हैं दबा के, लगता है कि हो गया, लेकिन बिरयानी से आपका क्या न्यूट्रिशन मिला, लंच तो आपका हो गया, लेकिन कितना आपके बॉडी में न्यूट्रिशन गया, हाँ नहीं गया। ठीक है, तो ये नहीं होता। लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों को पता ही नहीं कि खाना क्या है। ठीक है, खाना क्या है पता ही नहीं है, चले गए बिरयानी खा लिए भैया, बिरयानी खाने से पेट नहीं भरता, सॉरी बिरयानी खाने से आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं होता। अवेयरनेस यानी कि आप खाओ, बिरयानी भी खाओ, लेकिन उसके साथ कुछ और भी खा लो, कर्ड ज़रूर खा लो बाद में, जिससे कि आपको जो ज़रूरत हो वो मिल जाए।
सैलेड ज़रूर खाइए, सैलेड में आपका सारा विटामिन ये सारी पूरी हो जाती है। अभी तो विंटर सीजन में आपको सब मिल रहा है, कैरेट मिल रहा है, बीट्स खा लीजिए, खून आपका बन जाएगा। कैरेट्स खा लीजिए, विटामिन ए आपको मिल जाएगा। क्विकम्बर खा लीजिए, आपकी पानी की कमी नहीं होगी, बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी नहीं होगी, एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल जाएगा। लेमन आप लोग थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लीजिए, विटामिन सी मिल जाएगा। तो सारी सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, ये सारी चीज़ों को आप लोग खाइए, तब आपके बॉडी में जो है ना सब कुछ एक नियमित मात्रा से होगा। सोशल स्ट्रेन है वीमेन के ऊपर, प्रॉब्लम तो यही है ना। अगर देखिएगा मल न्यूट्रिशन का जो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा केस है, उसमें 50% से ज़्यादा मुझे लगता है कि विमेन कंट्रीब्यूट करती है। क्योंकि बच्चियों की जो है शादी हो जाती है, पढ़ाया नहीं जाता उनको और शादी कर दिया जाता। मतलब गजब की सोसाइटी है हमारे यहाँ। पढ़ाना नहीं है, पहले भाई पढ़ाइए, उसको शिक्षित कीजिए। पता तो होना चाहिए लड़कियों को कि उनको अपना शरीर का ध्यान कैसे रखना है, कैसे हमें क्या खाना चाहिए। लड़कियों के लिए कैल्शियम और आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम नहीं खाइएगा, 40 साल के बाद आपकी जो घुटने हैं, नी है, वो घड़ी की जैसा वो भी बजने लगेगा, टक टक। तो इसलिए कैल्शियम खाइए। आयरन होना चाहिए। खून की कमी, ठीक है, खून की कमी हो जाती है जिसके कारण एनीमिक हो जाते हैं आप स्वस्थ नहीं होते, आपका बच्चा स्वस्थ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें साइंस तो पढ़ानी चाहिए लड़कियों को। साइंस नहीं पढ़ा रहे, लेकिन शादी प्रायोरिटी है। अच्छा, मैं आपको एक कोट सिखाती हूँ। अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए, जो मैं बोल रही हूँ ना कि माल न्यूट्रिशन का रीज़न यहीं पे है। कितना अच्छा हो अगर लड़के वाले दहेज में लड़की की पढ़ाई की डिग्री मांगने लग जाए, तो माता पिता जो है ना टीवी, फ्रीज, फर्नीचर, घर का सामान देने की चिंता की जगह बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने की चिंता करेंगे। एक बार सोच के देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। महिलाओं को जो आज के डेट में कहा जाता है कि महिलाओं की स्थिति कैसे ठीक करना है, महिलाओं की जो स्थिति आज के डेट में इतनी गड़बड़ है, वो बस इसी के कारण है, ठीक है। क्योंकि लड़के वाले यहाँ पे दहेज मांगते हैं, और लड़की वाली जो होते हैं, लड़कियों के जो माता पिता होते हैं, वो इतना ज़्यादा मजबूर होते हैं कि उनको दहेज के लिए पैसा जुटाना है। दो तरीके से पैसा जुटाना है, एक तो दहेज के लिए पैसा जुटाओ और दूसरा उनको पढ़ाई के लिए पैसा जुटाओ। तो लड़की वाले जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं, वो अगर उतने सक्षम नहीं है तो एजुकेशन का पैसा काट के दहेज के लिए पैसा जो है ज़रूर जुटाते हैं कि मेरी बेटी जाए तो उसको फ्रीज, टीवी, फर्नीचर, घर का सामान, ना जाने क्या क्या सब दे देना है। क्यों दे देना है मुझे तो समझ में नहीं आता। क्या लड़के वाले इतने सक्षम नहीं होते? लड़की वाले जो है वो गाड़ी देते, 4 व्हीलर देते हैं। लड़के वाले इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि शादी होगी तो 4 व्हीलर मिलेगा, खरीदने की ज़रूरत नहीं है घर पे। ये कैसा सोच है, ये कैसा समाज है, कहाँ तरक्की होगा? क्यों ऐसा सोचते हो आप लोग? क्या लड़की वाले के ही उम्मीद में आप लोग बैठे रह जाओगे? लड़का पैदा होता है तो एक अनुमान लगा दिया जाता है कि इसकी जो मार्केट में जो इसका आज के डेट में रेट चल रहा है वो 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख। ऐसा होता है क्या? ये होता था। अब इसको कंटिन्यू मत कीजिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, प्लीज़ समझिए इस चीज़ को, आगे इम्प्लीमेंट कीजिए। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो आप लोग गुस्सा हो जाओगे। देखो, मैं किसी लड़के को कभी ब्लेम नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं उस तरीके के लोगों को ज़रूर बोलती हूँ जो कि इस तरीके का सोच रखते हैं, और इस तरीके की सोच के कारण ही जो है हमारे समाज की लड़कियाँ इतनी पीछे हैं। हमारे समाज की लड़कियाँ इतनी पीछे हैं, तो इसके पीछे जो है ना सिर्फ उनके पेरेंट्स का ही हाथ नहीं है। जो लड़के वाले दहेज मांगते हैं ना, उनके भी पेरेंट्स का हाथ है। तो ये समझा कीजिए, ठीक है। मेल डोमिनेशन है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। जो करना है महिलाओं को जो है, आप लोग देखते हो, घर में भी देखते हो कि सारे मेल पुरुष अगर खा लिए है तो उसके बाद जो है सारी फीमेल खाती है। ना जाने आज ये चीज़ कहाँ चलता है, लेकिन हाँ एग्जिस्ट करता है, तभी तो माल न्यूट्रिशन हमारे कंट्री में है। साथ ही आप देखो कि मम्मी को, दादी को, जो कि सबसे लास्ट में खाती है, उनके लिए अगर कम भी बच जाए ना तो वो उसी में खा के रह लेती है, अपने लिए ज़्यादा बनाती नहीं है फिर से। तो कहाँ से उनके बॉडी में न्यूट्रिशन पूरा होगा? लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स भी आपको देखने नहीं मिलेंगे। साथ ही अवेबिलिटी की कमी है, साफ़ पीने का पानी भी कमी देखने को मिलता है। पुअर सैनिटेशन है, साफ़ सफाई का तो यहाँ पे कोई ख्याल ही नहीं है, इतना गंदा है हमारा शहर। अदर कॉजेज़ भी है, यानी कि विमेन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि विमेन पढ़ी लिखी नहीं है। तो पढ़ाइए लिखाइए, तभी विमेन जो है ना थोड़ी सी समझदार हो पाएगी, वो खुद का ख्याल रख पाएगी, अपने आने वाले बच्चों का भी ख्याल रख पाएगी, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं जो आप समझ गए हो बहुत ही बेटर तरीके से। एक बार रिकॉल कर देती हूँ मैं। ये है मल न्यूट्रिशन इन इंडिया, जिसमें कि आप लोग देख रहे हो कि नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट लाया गया है। तो नीति आयोग की ये रिपोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको कहीं भी कोट कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी बताया गया कि अच्छे से यहाँ पे काम नहीं चल रहा है, हम लोग अपने टारगेट को मीट नहीं करेंगे। पोषण अभियान का क्या है यहाँ पे आप लोग समझ गए, टारगेट है नेक्स्ट ईयर तक हमें इरेडिकेट करना है।
क्या क्या इरेडिकेट करना है, हमें वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडरवेट इरेडिकेट करना है, अनीमिया भी यहाँ पे इरेडिकेट करना है या रिड्यूस करना है, जो हम नहीं कर सकते। इस आर्टिकल में आपको एक रिपोर्ट के द्वारा अलावा आपको दो चार इंडेक्स भी आपको देखने को मिल गए, ठीक है। कारण भी हम लोग देख लिए, क्या हर्डल्स है वो भी देख लिए, और हमें क्या करना है हम वो भी देख लिए, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। SDG इन्वेस्टर्स मैप फॉर इंडिया, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इन्वेस्टर्स मैप है वो देखते क्या है। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि यहाँ पे इन्वेस्ट इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके उनके द्वारा एक मैप बनाया गया। मैप आप लोग समझ रहे हो ना, जो आज के डेट में आप जोग्राफिकल मैप देखते हो। तो यहाँ पे दो का बात हो रहा है, इन्वेस्ट इंडिया का और साथ ही साथ यहाँ पे UNDP का। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इन्वेस्ट इंडिया क्या है, तो नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया है, और ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है इन्वेस्टर्स का इंडिया में। ये आपका सेटअप किया गया था एज नॉन प्रॉफिट वेंचर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। इसमें मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट है, जैसे कि मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी है, डीप ड्राइव यहाँ पे इंडस्ट्री है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। जॉइंट वेंचर अगर कंपनी देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फिक्की भी है और DIPP भी है, तो ये सारे यहाँ पे जॉइंट वेंचर चल रहा है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करूँ तो ये यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है, जो कि कंट्रीज़ को हेल्प करता है कि कैसे वो अपने यहाँ गरीबी को दूर करें। साथ ही यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ और जो एक्सक्लूशन है, जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको कैसे यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें कम करें। ये यहाँ पे आप देखोगे कि UNDP जो है सेंट्रल है किसका, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, ठीक है। तो इनका काम है यहाँ पे इसको ठीक करना, इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पूरा करना। तो आइए देखते हैं कि एक मैप बनाया गया है, ठीक है। मैप में क्या क्या है, तो इसमें 88 जो है यहाँ पे आप देखोगे 8 वाइट स्पेसेस है, 18 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरिया है। अब प्रायोरिटी सेक्टर्स यहाँ पे 6 है, तो क्या क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। तो ये 6 यहाँ पे प्रायोरिटी एरिया बताया जा रहा है। ये जो सेक्टर्स है इसको यहाँ पे ऐसे देखा जा रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे और इंक्लूजन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को यहाँ पे हेल्थ सर्विस अच्छा मिलेगा, एजुकेशन अच्छा मिलेगा, फाइनेंशियल सर्विस अच्छा होगा, एग्रीकल्चर में उनको ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिल पाएगा। 8 वाइट स्पेस अगर देखें तो यहाँ पे है कि सेम इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है कि वो ग्रो कर सकते हैं। तो इस मैप में जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों को यहाँ पे हेल्पफुल हो पाएगा। साथ ही मैप में ये हाईलाइट किया गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का फाइनेंसिंग गैप है, यानी कि आप देखो कि 17 गोल हैं, 17 गोल में से जो यहाँ पे आपका इस टारगेट को अचीव करना है 2030 तक, तो टारगेट को अचीव करने के लिए सरकार को तो फंड देना ही होगा ना। तो सरकार को फंड जो देना था, यहाँ पे जितना एलोकेशन की ज़रूरत है और जितना यहाँ पे एलोकेशन किया जा रहा है, उन दोनों के बीच में फाइनेंशियल गैप देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक तरीके का आप कह सकते हो कि ड्रॉबैक है, जिसके कारण शायद हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो गोल है उसको अचीव ना कर सके टाइम पे। तो फाइनेंसिंग की अगर बात करें, यानी कि यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लो देखने को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है। अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा 2015 का है, जिसमें कि ग्लोबल फ्रेमवर्क यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फाइनेंस किया जाए। इंडिया जो है आज के डेट में एक की रोल प्ले कर रहा है कि कैसे यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है ग्लोबली यहाँ पे सक्सेस यहाँ पे हासिल कर सके, और उसके लिए जो है ना यहाँ पे $2.64 ट्रिलियन की ज़रूरत है। इंडिया को ज़रूरत है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को में स्पेंडिंग वो बढ़ाए, यानी कि खर्चे अगर ज़्यादा पैसा देंगे तो बेटर तरीके से यहाँ पे जो है सारी चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का फाइनेंसिंग लैब बनाने की बात की जा रही है, और यहाँ पे एक अलग सा फंड बनाने की बात की जा रही है, जिससे कि यहाँ पे ये फंड मिले और इसको जो है बेटर तरीके से गोल्स के ऊपर फंड में इन्वेस्ट भी किया जा सके। अब इशू क्या है फाइनेंसिंग को लेकर, इशू ये है कि जियो पॉलिटिकल टेंशंस देखने को मिलता है ट्रेड और टेक्नोलॉजी को लेकर। रिसेंटली आप देखोगे कि वर्ल्ड में जो है यूनिलैटरल एक्शन यहाँ पे बढ़ चुका था, ट्रेड टेंशन देखने को मिला था US और चाइना के बीच में, तो इसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। साथ ही एक्सटर्नल डेट भी जो हमारा है वो बढ़ गया है, यानी कि बाहरी जो हम लोग बोरोइंग करते हैं उसका कर्जा हमारा बढ़ चुका है, यानी कि इस पैंडेमिक को देखते हुए। साथ ही आप देखो कि अनमीट एक्सपेक्टेशन है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट जो कोलैबोरेशन है डेवलपमेंट फाइनेंस के लिए, उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। साथ ही यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फाइनेंस करना है इंडिया में, इसमें आप देखो कि टैक्स सिस्टम इनएफिशिएंट है, बेटर टैक्स सिस्टम तो हमारे यहाँ है नहीं, इंसेंटिव्स की कमी देखने को मिलती है, साथ ही साथ लैक ऑफ बिजनेस मॉडल है, यानी कि उस तरीके का बिजनेस मॉडल भी नहीं है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है बेटर तरीके से अचीव कर सके। अब यहाँ पे जो फाइनेंसिंग गैप है ये बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग इसको एड्रेस कर पाएंगे। तो सबसे पहला है कि ट्रेड इशू को एड्रेस करना है, यानी कि जो भी वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड इशू चल रहा है उसको यहाँ पे देखना होगा, उसको टैकल करना होगा। और जो डेट राइज हो रहा है
हम लोग को यहाँ पे जो रेट बढ़ते जा रहा है उसको डील करने का ज़रूरत है। साथ ही पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा बेटर यहाँ पे डेवलपमेंट फाइनेंस हो सके। पब्लिक सेक्टर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो टैक्स सिस्टम में इनएफिशिएंसी है उसको हटाना है। साथ ही यहाँ पे जो टैक्स का एलोकेशन है, जिससे कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्लीमेंट कर सके, वो बेटर तरीके से करना है। प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करना है, और साथ ही साथ आप लोग देखो कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना है। अगर हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेनिफिट चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। चैनल इन्वेस्टमेंट करना है, जिसमें कि हम लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो सेक्टर है उसमें हम लोग इन्वेस्ट करें, उसको प्रमोट करें, उसको फैसिलिटेट करें। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के फाइनेंसिंग की क्या ज़रूरत है। फाइनेंसिंग की तो ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग इन्वायरमेंटल शॉक को और ज़्यादा यहाँ पे जो बढ़ रहा है उसको टैकल करेंगे। यानी कि ग्रीन हाउस गैस आप लोग देख रहे हो कि कंटिन्यूसली ये बढ़ते जा रहा है, और इतना बढ़ रहा है कि जनवरी मंथ में जो है नॉर्थ में यहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड का फील नहीं हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस की वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो ये सारी हाई रिस्क है, जिसके कारण हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को टाइम पे अचीव नहीं कर पाएंगे। फिनेंशियल रिस्क देखने को मिल रहा है। कोविड-19 पेंडेमिक है, जिसके कारण जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। बहुत सारा जो है यहाँ पे अभी हमारा जीडीपी जो है नेगेटिव में चल रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। असिस्टेंस यहाँ पे डिक्लाइन हो चुका है। हाई डेट रिस्क है, हम लोग जो इतना बोरो किए हैं उसमें डेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये सारी यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सारा बात रहा, इसको ध्यान रखिएगा। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे। अच्छा हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? तो कलेक्शन है 17 इंटरलिंक्ड गोल, जिसको कि डिज़ाइन किया गया है कि हम लोग को बेटर तरीके से एक सस्टेनेबल फ्यूचर प्रोवाइड करना है सारे लोगों को। ये 2015 में सेट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और इसको 2030 तक अचीव करना है। यहाँ पे आप लोग देखो कि इसमें एक यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन भी इंक्लूड है, जिसको 2030 का एजेंडा कहते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और इंडिया की कमिटमेंट अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ नीति आयोग के द्वारा जो है हर एक साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी का कितना प्रोग्रेस हुआ है, जिसके थ्रू हम लोग 2030 तक जो हमारा गोल है उसको हम लोग अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है जिससे कि जो अनस्किल्ड लेबर्स है उनको जॉब प्रोवाइड किया जाए, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे इम्प्रूव कर सके। ये डायरेक्टली आपका लिंक होता है जो गोल नंबर 1 और गोल नंबर 8 है, यानी कि 0 हंगर, और गोल नंबर 8 है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो कि गोल नंबर 2 है यहाँ पे नो पॉवर्टी। तो एक बार पूरी गोल आप लोग देख लीजिए। ये देखिए ये 17 गोल है, एक बार नज़र में आप लोग उतार लीजिए। पहला है नो पॉवर्टी, सेकंड है 0 हंगर, मैं उल्टा बोल दी थी, ठीक है। तो ये नो पॉवर्टी है, 0 हंगर है, गुड हेल्थ है, गुड क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इनइक्वालिटी है, क्लीन वाटर है, अफोर्डेबल ये आपका एनर्जी है। 8 क्या है? डिसेंट वर्क है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है। ये है 9 क्या है? इनोवेशन है। 10 क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपका इनइक्वालिटीज़ को कम करना है। तो इस तरीके से 17 है, जो कि आप देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये हमारा हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर। अब आते हैं थर्ड, जो कि लास्ट है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। ओके, क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन जो ICMR है, उनके द्वारा ये बताया गया, सॉरी ये CCIM है, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ IM, ठीक है। इसके द्वारा यहाँ पे अमेंड किया गया है इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल रेगुलेशन 2016 को, जिसमें कि यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, उसको यहाँ पे आपका रेगुलेट किया गया है। जो स्टूडेंट है आयुर्वेद का, अब वो यहाँ पे जनरल सर्जरी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बारे में न्यूज़ में था नवंबर मंथ में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, CCIM की अगर नोटिफिकेशन के द्वारा देखें तो जो बच्चों को यहाँ पे क्या होगा कि अब उनको ट्रेन किया जाएगा कि वो सर्जरी भी कर सकते हैं, और उनको यहाँ पे MS का अवार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो कि सर्जरी किस किस चीज़ का, तो यहाँ पे क्या क्या है कि जनरल सर्जरी है, आयुर्वेद है, डिजीज़ ऑफ आइज़, ईयर, नोज, थ्रोट, हेड, ये सारी चीज़ की जो यहाँ पे डिजीज़ है उसको टैकल किया जाएगा। थोड़ा सा CCIM के बारे में समझिए कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इंडियन मेडिसिन मेडिकल जो सिस्टम है, आयुर्वेद, सिद्धा, सोगा रिक्वा एंड यूनानी मेडिसिन, ये सबको ये रेगुलेट भी करती है, ठीक है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ आयुष है, यानी कि आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब देखिए ट्रेडिशन मेडिसिन को कैसे यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ट्रेडिशन मेडिसिन और एलोपैथी क्या होती है ये समझिए। ट्रेडिशन मेडिसिन मतलब कि आपको कुछ कट फट जाते तो आप क्या सोचते हो कि चलो कुछ होम रेमेडियल सॉल्यूशन है। अब ये होम रेमेडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन मेडिसिन थे, यानी कि आज के डेट में आप कटता है, कहीं पे भी कट फट जाता है तो आप जाके हैंसा प्लस लगा लेते हो, साथ ही कुछ दर्द का दवा भी खा लेते हो।
पहले क्या होता था ना कि हल्दी का लेप लगाया जाता था और भी कुछ चीज़ों की, जड़ी बूटियों की जो पौधे से निकलते थे, उन सब का जो है लेप लगाया जाता था। तो इसमें आप लोग देखो कि क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में क्या क्या आता है, ये पूरा आयुष आता है, जिसमें कि ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध, एच फॉर होम्योपैथी और नेचुरोपैथी, ये सब आता है। एलोपैथी क्या होता है? एलोपैथी है जिसमें कि मेडिकल डॉक्टर और जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जैसे कि नर्सेस है, फार्मासिस्ट है, थेरापिस्ट है, वो यहाँ पे कुछ सिम्टम्स अगर निकल कर आता है तो उसको ट्रीट करते हैं, और कुछ डिजीज़ेस को वो भी ड्रग्स को देकर, जैसे आप मेडिसिन खाते हो ना, ये क्या है, एलोपैथी है, ठीक है। एलोपैथी है जिसमें कि आप लोग तुरंत खाते हो, कफ एंड कोल्ड हुआ, पैरासीटामोल खाए, ठीक हो गया। सो ये क्या है, ये आपका एलोपैथी है। लेकिन कफ एंड कोल्ड होता है तो हल्दी दूध पीजिएगा ना 2 दिन में, तो भी आप ठीक हो जाएंगे। ये क्या हो गया, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गया। तो डिफरेंस समझ में आ गया। आइए देखते हैं। आज की डेट में क्या है ना कि हम लोग इतना ज़्यादा खुद को मॉडर्न समझने लगे हैं ना कि हम लोग हल्दी दूध बना के पीने में कौन इतना मेहनत करेगा। चलो 2 रुपये का पैरासीटामोल खरीद के लाते, खा लेते, चंगे हो जाएंगे 4 दिन में, है कि नहीं, बराबर यही चीज़ सोचते हैं हम लोग। तो आज के डेट में जो हम जैसे युवा जो इस्तेमाल करते हैं वो एलोपैथी है। लेकिन मानिए मेरी बात, हल्दी दूध पीजिए। आपके जो क्योंकि देखिए, कफ़ एंड कोल्ड में क्या होता है, बॉडी पेन करता है, आपके हेडेक होते होंगे, आपको सर्दी खांसी थोड़ा कफ जैसा फील होता है, तो हल्दी दूध पीजिएगा ना तो ये सारे जड़ का इलाज है। सीरियसली, अगर आप पैरासीटामोल खा रहे हैं एलोपैथी में, जो हम लोग सोचते हैं कि आज के डेट में हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए, तो पैरासीटामोल के साथ आपको एक एंटीबायोटिक लेना है, एक एम्पिसिलिन लेते हैं एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक इसलिए लेते हैं क्योंकि बार बार रिपीट ना हो। खांसी सर्दी एक, जब ये दवा का असर होता है तब तक तो ठीक लगता है, 6-7 घंटे के बाद हमें फिर से बुखार आने लगता है। क्यों? क्योंकि रिपीट होता है कि नहीं। तो दवा आपको पूरा डोज खाना है, 6 दिन खाना होता है। हम लोग तो इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि 3 दिन में ही पैरासीटामोल खा के हम लोग एकदम चंगे हो जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसके पीछे साइंस है, अब उतना नहीं बोलूँगी, ये चीज़ें समझिए। ट्रेडिशनल मेथड मेडिसिन जो है उसको इंटीग्रेट करना है। यानी कि जब से मॉडर्न मेडिसिन आया है ना, यानी कि एलोपैथी आया है, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो है ना वाट लग गई है। इसको कोई समझता ही नहीं है, क्योंकि एलोपैथी इतना अच्छा होता है ना कि फास्ट काम, तुरंत जो भी चीज़ आपका बॉडी में बिगड़ गया है तुरंत उसको ठीक करना है, दर्द वर्द तुरंत ठीक करना है, एंटीबायोटिक खा लो। कौन उतना पेशेंस है कि घर में रह के जो है हल्दी दूध पी के अपना धीरे धीरे करके जो है दर्द को बाहर निकाले। तुरंत खाओ, तुरंत दर्द एकदम मुक्ति, तुरंत गाड़ी लेके बाहर निकल जाना है कि नहीं। ये वाली सिस्टम हमारी आज की हो गई है। तो बेचारे जो पुराने जो होम रेमेडियल सॉल्यूशंस है और जो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो खो से गए हैं, तो उनको वापस से उनका जो पहचान है वापस देना है, इसलिए इस तरीके का स्कीम्स यहाँ पे लाया जा रहा है। 3 डिफरेंट अप्रोच है। सबसे पहला क्या है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को जो है ना जनरल हेल्थ सिस्टम सर्विस में इंक्लूड करना है। यानी कि अगर आप लोग को यहाँ पे कहीं पे भी कट फट जाती है ना, तो आप लोग को दौड़ के हैंसप्लस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बेटाडिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को उसमें हल्दी, घर में हल्दी होता है, पतंजलि का एलोवेरा जेल है, दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए और उस कटिंग पोर्शन में कहीं पे भी लगा लीजिए। बात मानिए मेरी, आपकी ठीक हो जाएगी, ठीक है। ये काम करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ। सेकेंड है कि इंटीग्रेट करना है, कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रैक्टिस था उसको मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़ देना है। बहुत सारे जो मेडिकल डॉक्टर है ना, उनके पास ऐसा नॉलेज होता है कि वो ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी बहुत अच्छे तरीके से डेली वर्क में वो यूज़ कराते हैं। जैसे आप लोग देखो कि चाय पीते हो आप लोग, उसको थोड़ा सा रिप्लेस करके ग्रीन टी पी लीजिए, या फिर उससे भी बेटर है कि आप लोग काढ़ा बना के पी लीजिए। वो आपके बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये काम आप लोग कर सकते हो। साथ ही आप लोग देखोगे कि साइड बाय साइड जो है ना दोनों चलते रहना चाहिए। अगर आप लोग एलोपैथी भी खा रहे हो ना, तो उसके साथ साथ आप लोग कुछ होम रेमेडियल सॉल्यूशंस भी लेकर चलिए, जिससे कि आपका वो बैलेंस हो सके। साथ ही साथ आप लोग देखो, एक चोपड़ा कमेटी है 1948 के, और कमेटी ऑन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये, जिनका रिपोर्ट है यहाँ पे। तो वो यहाँ पे बताया है ना कि बेबी स्टेप्स लेना है, यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स लेना है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल और मॉडर्न सिस्टम जो मेडिसिन का है उसको हम लोग उसके टीचिंग को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ाना है। अब क्या करने का ज़रूरत है, यानी कि आयुष को एलोपैथी के साथ कैसे यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बेटर डिजीज़ मैनेजमेंट करके, जैसे आप कोविड-19 में ही देख लो ना, कोविड-19 जैसा बीमारी यहाँ पे आया, कोरोना वायरस, इसमें आप लोग क्या किए, होम रेमेडियल सॉल्यूशन ही तो अपनाए। आप लोग काढ़ा पिए हो, दूध हल्दी पिए हो, गर्म पानी पिए हो, तो इसी से तो आप लोग बचे हुए हो, या फिर जिनको भी हुआ होगा वो यही काम किए होंगे। साथ ही साथ आप लोग, अगर आप लोग को हो गया कोरोना वायरस, तो ये काम तो आप लोग कर ही रहे थे घर में। साथ ही आप लोग मेडिसिन भी खा रहे थे, कुछ पैरासीटामोल खा रहे थे, हेडेक का खा रहे थे, ये सारी तो दवाई चल रही थी, है कि नहीं। तो ये एक बेटर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिला होगा ट्रेडिशनल मेडिसिन का और एलोपैथी का। साथ ही जो एसेसिबिलिटी है पब्लिक हेल्थ सर्विस का, वो यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों को यहाँ पे जो है ना
जैसे आज के डेट में आप लोग चले जाते हो एलोपैथी डॉक्टर के पास, तो 71% जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 34% ही आपको ग्रामीण क्षेत्र में जो है एलोपैथी देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में इतने ज़्यादा एलोपैथी वाले डॉक्टर नहीं है, एलोपैथी वाले डॉक्टर आपको अर्बन एरिया में ही देखने को मिलेंगे। साथ ही लोगों में जो आयुष डॉक्टर है ना, उनकी रिकॉग्निशंस को बढ़ाना है। आयुष डॉक्टर की, आयुर्वेदिक डॉक्टर की उतनी पहचान आज के डेट में नहीं है, ठीक है। तो इनको पहचान बढ़ाना है, क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन महंगे भी होते हैं, तो आप लोग इतने खर्चे भी कर लेते हो यार। इससे अच्छा है कि आयुष मेडिसिन आप लोग इस्तेमाल करो, आयुर्वेदिक मेडिसिन आप लोग लो, जो कि धीरे धीरे ही आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन सस्ते होंगे और आपके शरीर को कोई साइड इफेक्ट भी देकर नहीं जाएंगे। साथ ही हमें यूनिवर्सल हेल्थ केयर की भी ज़रूरत है कि इसको हम लोग पूरी तरीके से बढ़ाएं। आप लोग देखो यहाँ पे कि क्या क्या चैलेंजेस है, अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या चैलेंज निकल कर आता है। इफेक्टिवनेस यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन का देखने को मिलेगा, दोनों को मिला देंगे। अगर आप लोग दोनों मिला के ही करोगे, तो अगर आपको कोरोना वायरस हो रखा था और आपने एक साइड में काढ़ा भी पिया, हल्दी दूध भी पिया और मेडिसिन भी खाया, तो आपको एक मेंटली, हमारा साइकोलॉजी है, जो हमारा साइकोलॉजी ये कहता है ना कि हम लोग दवा खाए इसलिए ठीक हो गए। ये काढ़ा और हल्दी दूध जो है ना, वो मम्मी और पापा के चोंचले होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा आपको लगता होगा। तो क्या हो गया, अगेन जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई, आपको लगता है कि दवा खा के आप ठीक हो गए। तो अगर ये दोनों को मिला देंगे ना, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन की तो इंपॉर्टेंस होगी ही नहीं। तो ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है। साथ ही फाइनेंसिंग की भी यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रॉब्लम। 2021 का जो बजट है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 69,000 करोड़ एलोकेट किया गया है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का यहाँ पे कितना दिया गया है, तो 2,122 करोड़ दिया हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना यहाँ पे डिफरेंस है। स्टेट सब्जेक्ट है, हेल्थ कहाँ आता है, स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो ये पूरी तरीके से किसके अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। अब देखते हैं कि कोई स्टेट जो है यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगी और कोई स्टेट तो करेगी ही नहीं। कोई स्टेट को लगे, जो डेवलप्ड स्टेट है वो सोचेगी कि यार एलोपैथी ही ठीक है। डेवलप्ड स्टेट में क्या है, लड़के लड़कियां सब काम करते हैं, वर्क प्लेस में होते हैं, उनको जल्दी, अगर उनको बीमारी है तो उनको जल्दी ठीक होना भी एक ज़रूरी है। लेकिन वही चीज़ आप ग्रामीण क्षेत्र में देखो, क्या पड़ा हुआ है यार, आराम से ठीक होंगे, ट्रेडिशनल मेडिसिन को वो लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, हमारे यहाँ टेक्निक और जो ट्रेंड पर्सनल है उनकी कमी है, ये सारी चीज़ें। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि इंटीग्रेटेड पॉलिसी की ज़रूरत है, हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे लेकर चलना है। पहले तो यहाँ पे आयुष मिनिस्टर और आयुष जो डॉक्टर है उनकी क्या रोल है, उसको डिफरेंट डिफरेंट कन्फाइन करना है। जो फाइनेंसिंग गैप है, जो यहाँ पे पैसे की क्रंचेस है, उसको यहाँ पे फुलफ़िल करना है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट देने की ज़रूरत है, यानी कि सबसे पहले आप ट्रस्ट कीजिए और रिस्पेक्ट दीजिए ट्रेडिशनल मेडिसिन को, तभी यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस आगे निकल कर आएगी, ठीक है। तो ये सारा काम कहा जा रहा है। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे फैसिलिटेट करना है क्रॉस लर्निंग और कोलैबोरेशन, यानी कि अगर दोनों को कोलैबोरेट कर रहे हैं, आयुष को और ट्रेडिशनल मेडिसिन को, तो दोनों को यहाँ पे जो है ना अच्छे तरीके से स्टडी करने की ज़रूरत है। अब चाइनीज़ की देखिए एक्सपीरियंस है कि वो यहाँ पे अपने ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को जो है वेस्टर्न मेडिसिन के साथ मिलाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। चाइना में ये दोनों काम चलता है, तो इसी से हम लोग सीख सकते हैं। जैसे कि केस स्टडी भी दिया गया है कि चाइना की हेल्थ पॉलिसी से हम लोग समझ सकते हैं। हेल्थ सिस्टम अगर आप देखोगे तो 4 बेसिक इनकी प्रिंसिपल पे चलती है। सबसे पहला है क्या है कि प्रिवेंशन करना है, दूसरा क्या है कि वेस्टर्न और ट्रेडिशनल मेडिसिन को वो कंबाइन करके चलते हैं। हेल्थ विथ मास मूवमेंट चलता है वहाँ पे, और जो ग्रामीण क्षेत्र के एरिया है उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो ये इनका केस स्टडी है, काफ़ी बेटर है, इसको हम लोग जो है अपने इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही कंक्लूजन में यही बताया जा रहा है कि एक अच्छा खासा एक मिडिल पाथ हमें लेकर चलना होगा दोनों सिस्टम में, और कुछ ऑटोनॉमी दोनों को ही देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि दोनों को यहाँ पे किसी को एक को इंक्रोच करने की ज़रूरत है, और हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ केयर को जो है अचीव करेंगे इसी तरीके से। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे थिंकिंग है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को हम लोग एलोपैथी मेडिसिन के साथ जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही हो गया। हमारे यहाँ पे सोशल इश्यूज़ भी कंप्लीट। कल आपको कल्चर और गवर्नमेंट स्कीम्स की भी लेसन देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर आपने GS1, GS2, GS3, GS4 का क्वेश्चंस पेपर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि देख लीजिए, सब अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे। आई बटन पे क्लिक करके भी आप लोग देख सकते हो। इससे की भी पेपर आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन UPSC में पूछा जा रहा है, तो आप लोग 2021 में जो है कंफर्टेबल फील करोगे। उसको प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर भी आप लोग भेज सकते हैं। अगर हमारे UPSC के मेंस टेस्ट सीरीज़ में अगर आप लोग ज्वाइंट हैं तो उसको भी लिखने का कोशिश कीजिए, काफ़ी अच्छा आप लोग का प्रैक्टिस हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और आगे हमारे साथ कंटिन्यू रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का पार्ट बन जाइए। थैंक यू।